तो आज का नया टॉपिक लास्ट हो गया था हमारा डॉपलर प्रभाव में लाल विस्थापन, इसके बाद बैंगनी या नीला विस्थापन। हेडिंग लिखिए आज का, ये व्यतिकरण पूरा कर दिया था ना हमने, संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, देखिए आज का नया हेडिंग आज क्या है, 3 है, 4 है, 5 है, 3 ही होगी फिर तो, 4 तो कल होगी, कल संडे है ना, आज थोड़ी है संडे। हाँ देखो कितना दिमाग आगे पहुंचा दिया आपने। चलिए तो यंग का द्विस्लिट प्रयोग, यंग का द्विस्लिट प्रयोग है ना। तो इसमें एक डायग्राम आपके सामने मैं बनाऊंगा, आपको उसको देखना है। कुछ 1/3 पेज आपको उसमें खाली छोड़ना होगा, घर पर प्रकार लेकर थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। तो वो तो केवल समझने का, एग्जाम में पूछा नहीं जाता, बस उसको समझ लोगे तो आगे इसके बाद, इस टॉपिक के बाद 4 नंबर का एक टॉपिक आएगा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, वो आप समझ पाओगे, इसको समझ लोगे तो। हमें क्या पता होना चाहिए, हमें संपोषी व्यतिकरण कैसे होता है, कब होता है पता होना चाहिए। याद है ना, फाई जब क्या क्या हो, 0 2 पाई, याद आ गया होगा है ना। और विनाशी व्यतिकरण भी होता है, विनाशी व्यतिकरण, उसमें फाई क्या क्या होता है, पाई का विषम गुणज, पाई का विषम गुणज, संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। तो यंग ने व्यतिकरण को, किसको, व्यतिकरण को, तो यंग ने अपने द्विस्लिट प्रयोग में व्यतिकरण को एक्सपेरिमेंटली, प्रायोगिक रूप से सिद्ध कर दिया कि व्यतिकरण नाम की घटना वास्तव में होती है। जो थियोरेटिकली हम पढ़ते हैं ना कि कभी आयाम अधिकतम न्यूनतम, कभी तीव्रता अधिकतम न्यूनतम होती है, तो यंग ने अपने प्रयोग से ये स्पष्ट कर दिया था। और जो हाइगेन का तरंगाग्र सिद्धांत था, उसकी बात भी सत्य पाई गई इस प्रयोग में। तो व्यतिकरण की के इस प्रयोग में आपको काफी कुछ है ना अच्छी जानकारियां मिलने वाली। ओके, एक और बात, ये स्लिट क्या होता है इसके बारे में बता देता हूं। अगर एक अपारदर्शी परत ले लें, जैसे पॉलीथीन होती है, पारदर्शी मान सकते हैं इसको, परत होती है। हम एक कागज ले लें जो कैसा है, अपारदर्शी, या एक गत्ता ले लें, एक पुट्ठा ले लें जिसकी कुछ थिकनेस होती है अपारदर्शी, उस पर इस तरह से छिद्र बना दें, जैसे ये पतला सा एक है ना लंबा सा छिद्र है, तो कैसा, गोलाकार छिद्र नहीं है, ये छिद्र कैसा है, थोड़ा सा अधिक लंबाई का छिद्र है। और ऐसा ही एक और छिद्र मैंने बना दिया, तो ऐसे कुल मिलाकर 2 छिद्र हमने बना दिए। तो अगर ऐसा एक तल हमने ले लिया है ना, जैसे ये पूरा रजिस्टर है, पारदर्शी नहीं है, आर पार नहीं दिख रहा है ना, अगर मैं यहाँ पर लाइट जलाऊं तो पीछे नहीं जाएगी, लेकिन यहाँ पर बारीक छिद्र कर दूं मैं और यहाँ लाइट जलाऊं तो वो पीछे से निकलेगी, इसके इधर निकल जाएगी। तो ये एक पूरा का पूरा तल है इस रजिस्टर के जैसा, और इस तल में 2 छिद्र कर दिए, और वो छिद्र कैसे हैं, रेखा छिद्र, रेखा छिद्रों को कहते हैं स्लिट। यहाँ आप चाहें तो लिख सकते हैं रेखा छिद्र। छिद्र कैसे लिखोगे आप, हाँ रेखा छिद्र, तो रेखा छिद्रों को इंग्लिश में कहते हैं स्लिट, और यहां पर लिखना है द्वि, तो द्वि स्लिट मतलब रेखा छिद्र, तो स्लिट होते हैं रेखा छिद्र। अब ये तो आप सामने से देख रहे हैं, पूरा सामने से आपको आयताकार एक तल दिखाया जा रहा है और उस तल में 2 रेखा छिद्र दिखाए जा रहे हैं। जब इस तल को हम साइड से देखते हैं, वही रजिस्टर से आपको बात बता देता हूँ, ये सबसे बेस्ट लाते हो आप है ना, इतना पहले ही बता देते, अपारदर्शी है ये। यहाँ पर हमने किए थे वो रेखा छिद्र, पहला रेखा छिद्र, दूसरा रेखा छिद्र, है ना, कितने समझदार है, मैंने मांगा नहीं, इन्होंने अंदर से फटाफट निकाल के दे दिया।
और इसको अगर मैं यहां से ऐसे देखूं तो मुझे एक किनार दिखेगी, यहाँ पर एक लेजर लाइट चला दूं तो इधर से कोई प्रेक्षक अगर देख रहा है तो उसको दो छिद्रों से प्रकाश आता हुआ दिखेगा, सही है। तो उस प्रेक्षक के लिए, इस तल के पीछे स्थित प्रेक्षक के लिए एक नहीं दो दो प्रकाश स्रोत होंगे। तो उस प्रेक्षक के लिए क्या होगा क्या नहीं होगा वो देख लें। तो यहाँ पर ये है स्लिटों का तल, और ये जो खाली जगह आपको दिख रही है ये क्या है, वो रेखा छिद्र जिसको हम स्लिट कह रहे हैं। S1 है और दूसरा S2 है, और S1 और S2 से समान दूरी पर एक एक प्रकाश स्रोत है ना, बिंदुवत प्रकाश स्रोत यहाँ पर लगा दिया जाता है। हाइगेन के अनुसार प्रकाश कैसे संचरित होता है, तरंगाग्रों के रूप। तो तरंगों में उतार और चढ़ाव होते हैं, ये उतार है, ये चढ़ाव है, और ये उतार, ये चढ़ाव। इस तरह से तरंगे संचरित होती है। कोई भी तरंग हो, चाहे डोरी में उत्पन्न हो, चाहे जल की सतह में उत्पन्न तरंगे हो, चाहे विद्युत चुंबकीय तरंगे हो, वो कुछ इस तरह से चलती है। बस ध्वनि तरंगे हैं जो संपीड़न और विरलन के रूप में आगे बढ़ती है। तो तरंगों में माध्यम के कण का अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन क्या होता है, तो उसे कहते हैं श्रृंग। ये 11th में बताते हैं इस शब्द को। और माध्यम के कण का अपनी माध्य स्थिति से ऋणात्मक दिशा में अधिकतम विस्थापन कहलाता है गर्त। श्रृंग और गर्तों के रूप में तरंगे आगे बढ़ती है। जब हम जल की सतह पर, शांत जल की सतह पर कोई पत्थर गिरा देते हैं तो तरंगे रिपेल्स आगे बढ़ती है, और वो आपको उतार चढ़ाव तो दिख जाता है, अंदर उतना ही उतार भी होता है। एक माध्य स्थिति से ऊपर भी जाता है जल, नीचे भी आता है। तो माध्य स्थिति से अधिकतम ऊपर की तरफ विस्थापन श्रृंग, और माध्य स्थिति से अधिकतम नीचे की तरफ विस्थापन क्या होता है, गर्त। तो तरंगाग्र श्रृंगों और गर्तों के रूप में आगे बढ़ता है, प्रकाश भी श्रृंगों और गर्तों के रूप में आगे बढ़ता है। तो हमारे कॉपी के किताब के जो पेपर होते हैं वो द्विविमीय पेपर होते हैं, और हमें उस पर त्रिविमीय चीजों को समझना है। तो उसके लिए एक तरीका है, अगर सतत रेखा है तो उसको आप क्या मान लेंगे, श्रृंग, और उसके आगे अगर डॉटेड लाइन है तो उसको आप क्या मान लेंगे, गर्त, है ना। तो इस तरह से श्रृंग और गर्तों के रूप में आप तरंगाग्रों को आगे देखेंगे। तो जो कंटिन्यूअस लाइन है वो है श्रृंग, और जो डॉटेड लाइन है वो गर्त। इस तरह से जल की सतह पर या प्रकाश तरंगे आगे बढ़ती है श्रृंगों और गर्तों के रूप में। तो यहाँ पर एस प्रकाश स्रोत से भी क्या उत्पन्न हो रहे हैं, इस तरह से तरंगाग्र उत्पन्न हो रहे हैं, श्रृंग और गर्त, और वो S1 S2 पर टकराएगा तरंगाग्र, और S1 S2 से पुनः क्या उत्पन्न होगी, द्वितीयक तरंगिकाएं श्रृंगों और गर्तों के रूप में, हाइगेन के तरंगाग्र सिद्धांत के अनुसार। तो ये जो सतत रेखाएं हैं इसको मैं कह रहा हूं श्रृंग, और जो असतत रेखाएं हैं उसको कह रहा हूं गर्त। मैंने दो श्रृंग और दो गर्त बना दिए, एक और बना देते हैं। तो ये बन रहा है, अब क्या बन रहा है, श्रृंग। माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को हम सतत रेखा द्वारा दिखा रहे हैं। तो ये श्रृंग है। तो आप नहीं बनाए, मेरी तो कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस है कि मैंने इसको केंद्र मानकर समान त्रिज्या के लगभग चाप बना दिए। अब S2 को केंद्र मानकर भी ऐसा ही करें, S2 को केंद्र मानकर भी ऐसा ही करें। ये है पहला श्रृंग, उसके बाद पहला गर्त, है ना, उसके बाद दूसरा श्रृंग, सही बात, उसके बाद दूसरा गर्त। तो S2 को केंद्र मानकर इस तरह से मैं श्रृंग और गर्त बना रहा हूं। और ध्यान क्या रखना है, त्रिज्या को एक समान रूप से बढ़ाते हुए। तो प्रकार होता तो बहुत आइडियल बनता, प्रकार होता तो बहुत आइडियल बनता। मैं क्या करता, त्रिज्या को सबसे पहले ले लेता मान लो 1 सेंटीमीटर, उसके बाद त्रिज्या को लेता 1.5 सेंटीमीटर, उसके बाद त्रिज्या ले लेता 2 सेंटीमीटर, उसके बाद 2.5 सेंटीमीटर, उसके बाद 3 सेंटीमीटर। और साथ में क्या ध्यान रखता, पहला जो अर्धवृत्त बनाना है वो सतत बनाना है, दूसरा अर्धवृत्त असतत, फिर तीसरा सतत।
तो ये अर्धवृत्त बनेंगे सतत और ये असतत, फिर सतत, फिर असतत, फिर सतत और फिर असतत, इस तरह से 5 बना दिए। अब यहाँ पर ध्यान देवें, तो पहले छिद्र से उत्पन्न तरंगाग्रों को देख लें, दूसरे छिद्र से उत्पन्न तरंगाग्रों को भी देख लेवें। तो पहले S1 से उत्पन्न तरंगाग्र का श्रृंग S2 से उत्पन्न तरंगाग्र के श्रृंग से मिल रहा है। यहाँ पर पीछे आए, यहाँ पर तो यहाँ पर क्या हो रहा है, S1 का गर्त S2 के गर्त से मिल रहा है। और पीछे आए यहाँ पर, तो यहाँ पर S1 और S2 के श्रृंग मिल रहे हैं, और पीछे आए यहाँ पर तो S2 और S1 के गर्त मिल रहे हैं। इस तरह से चल रहा है ये काम सारा। ओके, तो इन चारों बिंदुओं को देखें तो आपको लगभग एक सीधी रेखा में दिख रहा है। मैं लगभग क्यों कह रहा हूं, हाथ से बनाया है। जब आप प्रकार से बनाओगे और स्केल से इस तरह से त्रिज्या बढ़ाते हुए S1 के सापेक्ष और S2 के सापेक्ष श्रृंग और गर्त बनाते जाओगे, तो आप क्या पाओगे, जहां श्रृंग श्रृंग से या गर्त गर्त से, श्रृंग श्रृंग से या गर्त गर्त से अध्यारोपित हो रहा है, वहां पर कौन सा व्यतिकरण होता है, संपोषी व्यतिकरण होता है। और संपोषी व्यतिकरण होता है तो आपको तीव्रता अधिकतम मिलती है। पर्दे के सामने यहाँ पर एक पर्दा लगा दिया जाता है, किसके ठीक सामने, ये जो स्लीटों का तल दिखा रहा था मैं आपको इस तरह से, इसके ठीक सामने यहाँ पर एक पर्दा लगा देते हैं। पीछे से लेजर लाइट का प्रकाश डालते हैं और आपको पर्दे पर चमकीली मतलब ब्राइट, काली मतलब अदीप्त डार्क, तो दीप्त और अदीप्त, दीप्त मतलब प्रकाशित, अदीप्त मतलब काली, तो दीप्त और अदीप्त पट्टिकाएं दिखने लग जाती है, रेखाएं जैसे ज़ेब्रा लाइन होती है पर्दे पर दिखाई देने लग जाती है। तो दीप्त पट्टिका मतलब चमकीली पट्टिका का कारण है संपोषी व्यतिकरण। सभी संपोषी व्यतिकरण वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर्दे पर दीप्त पट्टिका की स्थिति को बताती है। अब ये जो दीप्त पट्टिका यहाँ बनेगी पर्दे पर ठीक सामने, यहाँ पर एक दीप्त पट्टिका बनेगी। दीप्त पट्टिका की जगह मैं यहाँ पर बी लिख देता हूँ। दीप्त मतलब ब्राइट, ब्राइट मतलब चमकीली। ओके, अब इसके यहाँ पर देखें आप इस बिंदु को, कौन किससे मिल रहा है, हाँ, तो S1 का गर्त S2 के श्रृंग से, इसके ठीक पीछे यहां देखें S1 का श्रृंग S2 के गर्त से, इसके पीछे देखें S1 का गर्त S2 के श्रृंग से, इसके पीछे देखें S1 का श्रृंग S2 के गर्त से। और ये चारों बिंदु भी रेखा में हैं, जहां पर श्रृंग गर्त से और गर्त श्रृंग से मिलता है वहां पर होता है विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण क्यों, क्योंकि वहां पर तरंगे विपरीत कला, विपरीत कला मतलब पाई के विषम गुणज के साथ अध्यारोपित होती है। लेकिन जहां श्रृंग श्रृंग से, गर्त गर्त से, श्रृंग श्रृंग से अध्यारोपित होता है, वहां पर व्यतिकरण होता है संपोषी, क्योंकि वहां पर तरंगे समान कला मतलब पाई के सम गुणज के साथ अध्यारोपित होती है। तो जब विषम गुणज होगा तो विषम गुणज होगा तो विनाशी व्यतिकरण होगा, और विनाशी व्यतिकरण होगा तो पर्दे पर क्या मिलेगी, अदीप्त। अदीप्त मतलब डार्क फ्रिंज, डार्क पट्टिका। इस ब्राइट केंद्रीय चमकीली पट्टिका के ठीक नीचे यहां पर देखें आप, एक का श्रृंग दूसरे के गर्त से, यहां पर भी देखें आप एक का श्रृंग दूसरे के गर्त से, एक का श्रृंग दूसरे के गर्त से। तो यहां पर चूंकि हमने थोड़ा सा हाथ से बनाने की कोशिश की थी, तो एक का श्रृंग दूसरे के गर्त से इस तरह से मिल रहा है, और ये रेखाएं अब लगभग सीधे में भी दिख रही है। तो स्केल से इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर्दे पर डार्क मतलब काली मतलब अदीप्त पट्टिका की स्थिति को बताती है। और इसके बाद वापस आप थोड़ा ध्यान से देखें तो इन बिंदु यहाँ पर दिख नहीं रहे, वापस आपको कौन सी स्थिति मिलती है ब्राइट, अगर आप प्रकार से ज्यादा चाप खींच देते हैं, मैंने तो 4-5 खींचे हैं, थोड़े 5-7 चाप खींच दें तो आपको इस डार्क के नीचे वापस ब्राइट है ना, अदीप्त के नीचे दीप्त, और इस अदीप्त के नीचे वापस दीप्त। तो क्रमागत केंद्रीय चमकीली पट्टिका के दोनों ओर
क्रमागत रूप से अदीप्त और फिर दीप्त, अदीप्त फिर दीप्त पट्टिकाएं दिखाई देने लग जाती है, ज़ेब्रा लाइन। तो इन चमकीली और काली पट्टिकाओं को कहते हैं फ्रिंज। एक टेक्निकल वर्ड आएगा, आप इससे बहुत भली भांति परिचित हो जाएंगे, इसे कहते हैं फ्रिंज। फ्रिंज क्या होती है उसकी बात अभी परिभाषा पूरी हम लिखेंगे, बट यंग ने, वैज्ञानिक का नाम है यंग, अपने द्विस्लिट प्रयोग में क्या किया था वो सब आपको मैंने बता दिया। उसने एक तल लिया, अपारदर्शी तल, उसमें 2 रेखा छिद्र कर दिए, रेखा छिद्रों से समान दूरी पर एक प्रकाश स्रोत S प्रकाशित किया, और फिर सामने पर्दे पर क्या देखा, चमकीली और काली पट्टिकाएं दिख रही। S1 S2 के मध्य बिंदु से सीधा पर्दे पर जो बिंदु आ रहा है वहां पर हमेशा एक चमकीली पट्टिका बनती, उस सामने वाली चमकीली पट्टिका के दोनों ओर एकांतर क्रम में चमकीली फिर काली, फिर चमकीली फिर काली। वैसे ये केंद्रीय पट्टिका चूंकि चमकीली है मतलब दीप्त है, तो इसके दोनों ओर एकांतर क्रम में पहले अदीप्त फिर दीप्त, पहले अदीप्त फिर दीप्त पट्टिकाएं बनने लग जाती। तो ये काम आपको घर पे करना है। मैंने आपको कुछ बता दिया। पहला चाप आप 1 सेंटीमीटर का लगाना, उसके बाद इस तरह से त्रिज्या को बढ़ा बढ़ाकर पहले सतत फिर असतत, फिर सतत फिर असतत, तो 3-3 बना देना, 3 सतत और 3 असतत, तो 3.5 तक हो जाएगा शायद, 1 2 3 4 5, और फिर लास्ट में असतत 3.5 सेंटीमीटर तक के वृत्त बना दे रहा, 6 अर्धवृत्त। S1 S2 के बीच की दूरी कितनी लेनी है, तो S1 व S2 के बीच की दूरी आप ले लेना 2 सेंटीमीटर, 2 ज्यादा हो जाएगा ना, 1.5 सेंटीमीटर। S1 S2 सब अलग अलग ले लिए तो आपके चित्र अलग अलग दिखेंगे, जब S1 S2 भी आप बराबर लेंगे तो चित्र भी समान देखेंगे। एक और बात बता देता हूं, स्लिटों के तल से पर्दा जो है वो आप ले लेना 6 सेंटीमीटर दूर, 6 सेंटीमीटर दूर। तो ये कितना लेना है आपको, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉपी पे ही बनना चाहिए, कोई पास ले ले कोई दूर ले ले तो फिर चित्र आपका अलग अलग दिखेगा। अब यूनिफॉर्मनेस आ जाएगी। तो मैंने कुछ ऐसे डेटा बता दिए, सबका डायग्राम एक जैसा दिखेगा आकार में, ठीक है। जब आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको जो आज बता रहा हूं वो ध्यान रखना है, जहां जहां श्रृंग श्रृंग से, श्रृंग मतलब सतत रेखा, जहां गर्त गर्त से मिल रहे हैं उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर्दे पर हमेशा किसकी स्थिति को बताती है, बी। बी मतलब ब्राइट, चमकीली, चमकीली बोल दें, ब्राइट बोल दें या दीप्त बोल दें, एक ही बात। और जिन बिंदुओं पर एक का श्रृंग दूसरे के गर्त से, एक का गर्त दूसरे के श्रृंग से मिल रहा है, उन बिंदुओं पर होता है विनाशी व्यतिकरण। और इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर्दे पर किसकी स्थिति को बताती है, किसकी पोजीशन को बताती है, डार्क मतलब अदीप्त फ्रिंज की स्थिति को बताती है। तो ये है यंग का द्विस्लिट प्रयोग, जिसके बारे में तो आपसे कभी नहीं पूछेंगे क्योंकि ये बनवाते नहीं है बोर्ड वाले कभी, लेकिन इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें पूरा सब कुछ पूछा जाता है, वो तो कंपटीशन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरे ख्याल से आधे पेज में तो बना देंगे आप। आइडिया लगे, प्रकार चलाना आता है ना, पेंसिल लगाना टाइट करना, सब स्केल से चाप खोलना आता है ना, जूनियर 6, 7, 8 में बच्चे करते हैं खूब, सही बात है, और बड़ा इंटरेस्ट से करते हैं। तो वो आपका नॉलेज आज काम आ जाएगी। और कल मुझे दिखाना है, कल हो सकता है मैं आपको 4 से लेकर 6 के बीच में कभी भी बुला लूं, ठीक है ना। कल, हाँ कल ऑफलाइन क्लास के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो कल आप जब आए तो ये आपकी कॉपी में होना चाहिए। सुबह 3 से 5, तो वहां से फ्री होके सीधे यहाँ पहुंचना। आप कैसे पता लगा आपको, मैंने कहा ना हो सकता है मैं आपको 4 से 6 बुलाऊं, है ना, हो सकता है 4:30 बुलाऊं, हो सकता है 5 बुलाऊं, हो सकता है 5:30 बुलाऊं, और हो सकता है 4 बजे ही बुला लूं, तो आपको पता लग जाएगा। हाँ भाई, तो आप तो बस जल्दी से जल्दी फ्री होके पहुंच जाना, पहले तो मैसेज आ जाएगा आपके पास समय के बाद। अब आधा पेज छोड़कर लिखिए फ्रिंज, एक डेफिनेशन लिखा रहा हूं, फ्रिंज।
हेडिंग लिख दिया है मैंने। 1 नंबर का प्रश्न तो सीधा सीधा बनता है, फ्रिंज को परिभाषित कीजिए। फ्रिंज किसे कहते हैं, 1 नंबर का प्रश्न। तो फ्रिंज शब्द किस टॉपिक से संबंधित है? यंग के द्विस्लिट प्रयोग से संबंधित है, पहली बात है ना। लिखें, आज ज्यादातर बच्चे ऑफलाइन ही आगे दिखते हैं, अच्छी बात है। तो फ्रिंज हेडिंग लिख दिया, लिखिए इसके अंदर। तो घर पे कोई है भी कि नहीं है? कुछ छात्र छात्राएं बैठे हैं शायद घर पे भी। चलिए, हो गई अटेंडेंस। देखिए, थोड़ा एकाग्र होके पढ़ लोगे ना तो ये बैठे बैठे यही याद हो जाएगी। अभी क्या पढ़ा हमने, उससे संबंधित है। पुराना दिमाग में पकड़ के रखो, आगे का बहुत मजबूती से पकड़ में आ जाएगा। लिखिए, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में, ये आप लेके आते हो क्या, या कौन लाता है? ये स्कूल वाले बच्चों के काम होंगे। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में केंद्रीय दीप्त पट्टिका के दोनों ओर, केंद्रीय दीप्त पट्टिका के दोनों ओर, केंद्रीय दीप्त पट्टिका के दोनों ओर समान चौड़ाई की, समान चौड़ाई की दीप्त तथा अदीप्त, दीप्त तथा अदीप्त पट्टिकाएं निर्मित होती है, पट्टिकाएं निर्मित होती है, जिन्हें फ्रिंज कहते हैं, जिन्हें फ्रिंज कहते हैं। तो इन, ये जो शब्द है फ्रिंज, ये बस एक ही शब्द है, इंग्लिश शब्द है ना। जैसे इंग्लैंड में कोई व्यक्ति पैदा हुआ, उसके पेरेंट्स ने उसका नाम रख दिया। अब उसका नाम जो है वो है, क्योंकि वो जहां पैदा हुआ वहां नाम रख दिया। तो ये जो यंग था, इसी ने किया था यंग का द्विस्लिट। मोबाइल, तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ये कौन सी बात हुई, वो तो होता था पहले। मोबाइल तो मोबाइल, फिर नहीं पता। मोबाइल तो मोबाइल ही है, आपको टेक्निकल। मोबाइल ऐसा उपकरण जो विचरण करते हुए, चलते हुए, घूमते फिरते हुए आपको कम्युनिकेशन की सुविधा देता है, घूमते हुए। मोबिलिटी, मोबाइल एक विचरण से संबंधित शब्द होता है, घूमते घूमे भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। और जो टेलीफोन जो कह रहे हो, वो एक स्थान पर स्थिर होता था, केबल से उसका कनेक्शन होता था। हाँ भाई, लिखिए नेक्स्ट हेडिंग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देना। लिखिए, फ्रिंज चौड़ाई हेतु सूत्र की व्युत्पत्ति, फ्रिंज चौड़ाई हेतु सूत्र की व्युत्पत्ति, फ्रिंज चौड़ाई हेतु सूत्र की व्युत्पत्ति। ये फ्रिंज चौड़ाई जो है, इसके लिए एक सिंबल स्टैंडर्ड है बीटा। फ्रिंज चौड़ाई के लिए, फ्रिंज विड्थ के लिए बीटा सिंबल आपके भी सिलेबस में और भारत में जितने भी बोर्ड चलते हैं सभी में फ्रिंज चौड़ाई के लिए बीटा सिंबल यूज होता है। तो डायग्राम बनाना है आपको सबसे पहले। तो यंग के द्विस्लिट प्रयोग में प्रैक्टिकल डायग्राम तो मैंने आपको दिखाया था, जो आप
प्रकार से घर पर बनाएंगे, है ना। थ्योरेटिकल सैद्धांतिक डायग्राम बनाकर अभी हम एक डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। तो पहली जो लाइन दिख रही है आपको, यह है स्लिटों का तल। स्लिटों का तल। और दूसरी जो रेखा दिख रही है, ये है पर्दा। स्लिटों का तल जो है, उस पर 2 छिद्र आपको दिखाने होंगे, ज्यादा दूर नहीं, कुछ निकट। S1 रेखा छिद्र और यहां पर S2 रेखा छिद्र। तो जो घर पे बैठे हैं बताइए, ये S1 S2 दिख रहे हैं? खाली जगह S1 S2। जी सर। यस सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो S1 S2 के बीच की दूरी यहां पर लिख दें D, स्मॉल d। S1 तथा S2 के मध्य की दूरी कम ली जाती है, बहुत कम ली जाती है, मिलीमीटर कोटि की होती है ये। और S1 S2 से समान दूरी पर एक प्रकाश स्रोत होता है S। ये S जो होता है, ये एक वर्णी प्रकाश स्रोत होता है। एक वर्णी, एक वर्णी मतलब एक जैसे रंग का प्रकाश उत्पन्न करता है ना। एक सोडियम लैंप होता है, हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करते थे, स्कूल लेवल पर तो नहीं है, तो सोडियम लैंप पीला नारंगी प्रकाश उत्पन्न करता है, वो एक जैसी तरंगदैर्ध्य उसमें होती है। अगर श्वेत प्रकाश स्रोत ले लें तो उसमें तो 7 तरंगदैर्ध्य मौजूद होती है। एक्सपेरिमेंट ठीक तरह से नहीं हो पाता है, लैम्डा का बड़ा रोल होता है उसमें, बीटा जो ज्ञात करते। तो लैम्डा अगर एक जैसा है तो आपको एग्जैक्ट ज़ेब्रा लाइन दिखती है, डार्क तो बिल्कुल डार्क, ब्राइट तो बिल्कुल चमकीली दिखती है। तो प्रकाश स्रोत से तरंगाग्र श्रृंगों और गर्तों के रूप में आगे बढ़ता है और वो S1 S2 पर टकराता है। ये प्रकाश के संचरण की दिशा है। प्रोग्राम कर दो चालू। S1 S2 का मध्य बिंदु आप ले लें Q, और Q से एक सीधी रेखा पर्दे पर खींचें और पर्दे का केंद्रीय बिंदु मिल जाएगा O। इस O बिंदु पर हमेशा ब्राइट फ्रिंज बनती है। ये जो O बिंदु है, इस पर एक ब्राइट मतलब चमकीली पट्टिका बनती है। S1 से इतना हो जाए तो बता देना, और जल्दी करो भाई, सीधी सीधी रेखाएं हैं, स्केल आप हमेशा लाते ही हो। इसको IMP तो लगा दिया होगा, क्योंकि आप में से कुछ बच्चे 12th के बाद कोई ना कोई कंपटीशन एग्जाम अगर देंगे तो इससे संबंधित प्रश्न तो मिलना तय है, चाहे आप मेडिकल का हो या इंजीनियरिंग का हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे। फ्रिंज चौड़ाई से यंग के द्विस्लिट प्रयोग से संबंधित प्रश्न हर साल आते हैं, 1 या 2। हाँ भाई, अब इधर देख लो। अभी अभी इससे पहले जो डायग्राम आपको दिखाया था, और जो आपको कहा भी है घर पर बनाने के लिए, और पूरे नियम कायदे भी बता दिए कि क्या बातें कितनी लंबाई चौड़ाई ध्यान में रखते हुए बनाना है। जब आप बनाएंगे तो आपको यहाँ पर ब्राइट सभी श्रृंग श्रृंग से गर्द गर्द से मिलेंगे, और रेखा कहाँ मिलेगी? डी पर। उसके ठीक ऊपर आपको मिलेगा डार्क, उसके ठीक नीचे भी क्या मिलेगा? डार्क। फिर डार्क के ऊपर ब्राइट, फिर ब्राइट के ऊपर डार्क, फिर ब्राइट। तो इसे कहते हैं एकांतर क्रम में। आपने फ्रिंज की परिभाषा लिखी है ना, वहां शब्द लिखा है एकांतर, ऑल्टरनेटिंग या नहीं? देखो, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज के दोनों ओर समान चौड़ाई की, ठीक है, वहां जरूरत नहीं थी। दीप्त और अदीप्त पट्टिकाएं निर्मित होती है, ये भी ठीक है। तो वो जो दीप्त और अदीप्त पट्टिकाएं निर्मित होती है, वो कैसे होती है? पहले दीप्त, फिर अदीप्त, फिर दीप्त, फिर अदीप्त, इस तरह से बनती जाती है, इस तरह से बनती जाती है। और ये दीप्त और अदीप्त का बनना किस पर निर्भर करता है? फाई पर। अगर कलांतर पाई का समगुणज है तो दीप्त, और अगर कलांतर पाई का विषम गुणज है तो विनाशी व्यतिकरण और अदीप्त। तो इस तरह से पर्दे पर एक जनरल पॉइंट ले लें, एक कॉमन पॉइंट, जनरल पॉइंट ले लें, सामान्य पॉइंट ले लें। इस P बिंदु पर दीप्त बनेगी या अदीप्त बनेगी, उसका हम पता लगाएंगे। हमें क्या पता है? मान लो O बिंदु से P बिंदु तक की दूरी आपको पता है y। आपको पर्दे से
स्लिटों के तल और पर्दे के बीच की दूरी पता है, कैपिटल डी। S1 से तरंगाग्र और S2 से तरंगाग्र आप बनाएंगे प्रकार से घर पे, यहाँ नहीं बनाने हैं ना, वो तो खाली जगह छोड़िए, वहां बनाना है वो। तो S1 से जो द्वितीय तरंगिकाएं P की तरफ पहुंचेगी तथा S2 से जो द्वितीय तरंगिकाएं P तक पहुंचेगी, यदि उनके बीच संपोषी व्यतिकरण हुआ तो दीप्त बनेगी, यदि उनके बीच विनाशी व्यतिकरण हुआ तो अदीप्त फ्रिंज बनेगी। अब दीप्त और अदीप्त फ्रिंज का बनना किस पर निर्भर करेगा वो बताता हूं। तो अगर मैं S2C को देखूं, ध्यान से देखो आप S2C को, S1 से द्वितीयक तरंगिका P की तरफ जा रही है, S2 से द्वितीयक तरंगिका P की तरफ जा रही है। इन द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच कौन सा व्यतिकरण होगा ये डिपेंड करेगा S2C पर। ये S2C क्या होता है, S2P माइनस S1P। आप देखिए डायग्राम से दिख रहा है, पथों का अंतर, S1 से P तक का पथ छोटा है, S2 से P तक का पथ थोड़ा बड़ा है, और पथों का अंतर कितना है। अगर S2C का मान लैम्डा हो तो फाई का मान 2 पाई होता है। अगर S2C का मान लैम्डा बाई 2 हो तो फाई का मान पाई के बराबर होता है। एक दो और बताता हूं आपको, अपने आप ही पता लग जाएगा। अगर S2C जो कि पथांतर है, पथांतर पथों का अंतर, पथांतर, तो यदि ये पथांतर 3 लैम्डा बाई 2 हो तो फाई का मान 3 पाई होता है। अगर पथांतर S2C 2 लैम्डा हो तो फाई का मान 4 पाई हो जाता है। समझ रहे हैं? तो सबसे छोटा पथांतर, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो पथों का अंतर और कलाओं का अंतर, पथांतर और कलांतर में संबंध देख पा रहे हैं? आप सब अच्छे से जानते हैं कि किसी तरंग का जब एक यूनिट, एक इकाई पूरी होती है तो पथ की लंबाई लैम्डा हो जाती है और कलांतर कितना हो जाता है यहाँ पर 2 पाई। यहां तक पथ की लंबाई होती है लैम्डा बाई 2, तो यहाँ पर कला कितनी हो जाती है, पाई। वही तो लिखिए, आगे बढ़ते जाओ तो आगे बढ़ते जाओ। तो इस तरह से S2C पर सब कुछ निर्भर करता है। अगर S2C का मान ये हुआ, विनाशी व्यतिकरण होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा। अगर S2C का मान ये हो, संपोषी व्यतिकरण होगा। अगर ये हो फिर विनाशी होगा, अगर ये हो तो फिर संपोषी होगा। तो इस तरह से जैसे जैसे केंद्रीय बिंदु से ऊपर जाते हैं, कभी पथांतर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, बढ़ता ही जाता है जैसे जैसे ऊपर जाते हैं। और साथ में एकांतर क्रम में क्या मिलती जाती है, कभी अदीप्त, फिर दीप्त, फिर अदीप्त, फिर दीप्त। यहाँ पर पथांतर कितना है, 0। S1 से O तक और S2 से O तक जो द्वितीयक तरंगिकाएं पहुंचेगी, समान पथ की लंबाई होगी, पथांतर 0 होगा, तो कलांतर भी क्या होगा, 0 होगा। तो कौन सा व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण। इसलिए केंद्रीय बिंदु पर हमेशा दीप्त फ्रिंज ही बनती है, और उसके दोनों ओर एकांतर क्रम में कभी काली कभी चमकीली पट्टिकाएं, फ्रिंजें दिखाई देती है। तो घर पर डायग्राम जरूर बना लेना, ये जो बात सुन रहे हो ये पक्की हो जाएगी दिमाग में, फिर आप लोगों को समझाने के लायक भी हो जाएंगे, और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, डायग्राम में कुछ काम और करना है। मैंने स्मॉल डी लिखा है कहीं, क्या है स्मॉल डी, रेखा छिद्रों के बीच की दूरी। S1 एक रेखा छिद्र है, S2 दूसरा रेखा छिद्र है, S1 S2 के बीच की दूरी है। तो अगर S1 से एक क्षैतिज रेखा खींचें, वो पर्दे पर ठीक 90 डिग्री पर मिलेगी, उस बिंदु को नाम दे दें M, है ना। इसी तरह से S2 से एक और क्षैतिज रेखा खींचें और वो भी पर्दे पर 90 डिग्री पर मिलेगी, उसे नाम दे दें N। जल्दी दे दें। तो डायग्राम का काम होते ही फिर हमें डेरिवेशन की तरफ बढ़ना है। ये पथांतर और कलांतर की बात बता दी मैंने। हाँ, ये दूरी कितनी है तो आप डायग्राम से देखकर खुद ही बता देंगे ये लंबाई कितनी है। साथ में ये भी d/2 आधी, क्योंकि Q S1 S2 का मध्य बिंदु है, इसलिए आधी दूरी d/2, आधी दूरी d/2।
ठीक है, P से M तक की दूरी y माइनस b/2, मैं कह रहा हूं P से M तक की दूरी, देख के ही पता लग रहा है। अंत में P से N तक की दूरी है ना, तो y प्लस d/2, तो P से N तक की दूरी y प्लस d/2, बिल्कुल ठीक है। तो डायग्राम हो गया हमारा कंप्लीट। हमें क्या पता लगाना है, फ्रिंज चौड़ाई। फ्रिंज क्या होती है, यंग के द्वि स्लिट प्रयोग में केंद्रीय चमकीली पट्टिका के दोनों ओर अदीप्त तथा दीप्त समान चौड़ाई की अदीप्त तथा दीप्त पट्टिकाएं बनती है, जिन्हें क्या कहते हैं, फ्रिंज। उनकी चौड़ाइयां निकालनी है, हमें बड़ा सा डेरिवेशन करना है। तो अब लिखिए, इसमें हम थ्योरी कम से कम लिखना चाहेंगे क्योंकि इसके मार्क्स होते नहीं है, डायग्राम के होते हैं, डेरिवेशन के होते हैं। तो हमें क्या दिख रहा है, एक तो स्लिटों का तल, इसमें क्या दिख रहे हैं, दो रेखा चित्र जिनके बीच की दूरी d है, और d दूरी पर समांतर रखा हुआ है पर्दा, इसके बारे में बताएंगे। फिर कहेंगे S1 S2 के पीछे हमने एक वर्णी प्रकाश स्रोत रख दिया, तो पर्दे पर क्या दिखती है, पर्दे पर हमें व्यतिकरण प्रतिरूप दिखता है। व्यतिकरण प्रतिरूप मतलब दीप्त अदीप्त पट्टिकाएं। लिखिए, चित्र में दर्शाए अनुसार, चित्र में दर्शाए अनुसार स्लिटों के तल से, स्लिटों के तल से d दूरी पर, कैपिटल D, स्लिटों के तल से d दूरी पर एक पर्दा रखा गया है, d दूरी पर एक पर्दा रखा गया है। है ना, फुल स्टॉप। आगे लिखिए, स्लिटों ब्रैकेट में S1 व S2, स्लिटों मतलब रेखा छिद्र, आपको पहले ही बता दिया ना, छिद्र होते हैं S1 S2। स्लिटों ब्रैकेट में S1 व S2 के मध्य की दूरी स्लिटों S1 व S2 के मध्य की दूरी d है। तो कैपिटल D के बारे में बताना था, बता दिया। स्मॉल d के बारे में बताना था, वो भी बता दिया। अब लिखिए, जब स्लिटों से समान दूरी पर, जब स्लिटों से समान दूरी पर, समान दूरी पर क्या लिख रहा हूं मैं, एक वर्णी मतलब एक जैसी तरंगदैर्ध्य उत्सर्जित करने वाला एक वर्णी प्रकाश स्रोत S रखा जाता है, तो एक वर्णी प्रकाश स्रोत रखा जाता है तो पर्दे पर व्यतिकरण प्रतिरूप दिखाई देता है। पर्दे पर व्यतिकरण प्रतिरूप दिखाई देता है। व्यतिकरण प्रतिरूप दिखाई देता है। आप घर पर भी ऐसी व्यवस्था कर लें तो आपको पर्दे पर क्या दिखेगा, व्यतिकरण प्रतिरूप। मतलब आपको ओ बिंदु पर चमकीली पट्टिका दिखेगी, उसके ऊपर आपको एकांतर क्रम में काली, फिर चमकीली, फिर काली, फिर चमकीली पट्टिकाएं दिखेगी ज़ेब्रा लाइन की तरह। तो आपने क्या लिखा, व्यतिकरण प्रतिरूप दिखाई देता है जिसमें केंद्रीय दीप्त पट्टिका के दोनों ओर, जिसमें केंद्रीय दीप्त पट्टिका के दोनों ओर एकांतर क्रम में, दोनों ओर एकांतर क्रम में अदीप्त तथा दीप्त
एकांतर क्रम में अदीप्त तथा दीप्त पट्टिकाएं होती है। खड़ी भाई, तो डायग्राम को देखकर ये जानकारी कोई भी आराम से लिख सकता है कि स्लिटों के तल से d दूरी पर पर्दा है, स्लिटों के बीच की दूरी d है। जब S1 S2 से समान दूरी पर एक वर्णी प्रकाश स्रोत रख दिया जाता है तो पर्दे पर व्यतिकरण प्रतिरूप दिखता है, जिसमें यहाँ पर चमकीली पट्टिका होती है और इसके दोनों ओर एकांतर क्रम में काली और चमकीली पट्टिकाएं होती है। अब लिखिए चित्र से त्रिभुज। अब मैथमेटिकल प्रोग्राम स्टार्ट हो गया जो एग्जामिनर देखता है और जो कठिन भी नहीं लगता है आपको। तो चित्र से त्रिभुज S2NP में S2NP में S2P स्क्वायर बराबर तो इस समीकरण के बारे में तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस थ्योरम आप सब जानते हैं। सही लिखा है। चित्र को देखकर आप NP लिख सकते हैं, क्या है, y प्लस d/2 का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल D का होल स्क्वायर, समीकरण 1। कोई दिक्कत ही नहीं है। तो डेरिवेशन की शुरुआत याद रह जाएगी, क्योंकि शुरुआत याद आ जाती है तो आगे की बातें याद आने लग जाती है। जैसे होता है ना अंतराक्षरी खेल रहे, कोई गाना बस थोड़ा सा धुन सुना दो हल्की सी, फिर तो आपके अंदर से पूरा बहने लग जाता है गाना। तो यही बात इसमें भी होती है भाई साहब, शुरुआत याद आते ही तो आगे की बातें कड़ी से कड़ी वो आपके दिमाग की फाइल खुल जाती है एक तरह से। अब समीकरण 1 के बाद तो याद रह जाएगी शुरुआत। समीकरण 1 के बाद लिखिए त्रिभुज S1MP में, समीकरण 1 के नीचे त्रिभुज S1MP में S1P का वर्ग बराबर S1M, या पहले लिख दें MP स्क्वायर प्लस S1M स्क्वायर। अगेन पाइथागोरस थ्योरम। तो समीकरण 2 कुछ इस तरह से लिख दें फटाफट, S1P स्क्वायर बराबर y माइनस d/2 का होल स्क्वायर। चित्र देखकर पता लगता है MP प्लस कैपिटल D होल स्क्वायर, समीकरण 2। समीकरण 2, ठीक है, डन। हमें फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र निकालना है, याद रखना, क्योंकि अभी बहुत लंबा डेरिवेशन चलेगा, भूल ही जाएंगे रास्ते में कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो हम इसका सूत्र निकालेंगे और इसके 2 सूत्र आते हैं। प्रत्येक चमकीली पट्टिका के लिए दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, प्रत्येक काली पट्टिका के लिए अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। और आप देखेंगे दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाइयां समान आती है, तो निकालनी है। ठीक है, लिखिए समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, फटाफट लिखिए, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 1 में से 2 को घटाने पर, तो घटाते हैं S2P का होल स्क्वायर माइनस S1P का होल स्क्वायर बराबर y प्लस d/2 होल स्क्वायर माइनस y माइनस d/2 होल स्क्वायर। ये d स्क्वायर, कैपिटल D स्क्वायर तो लिखना ही नहीं है, सही है ना। d स्क्वायर से d स्क्वायर कट जाएगा, d स्क्वायर से d स्क्वायर कट जाएगा, तो जो बचेगा वो लिख दिया। अब एक सूत्र सब जानते हैं आप बचपन से, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आप क्या लिखते हो, a प्लस बी ए माइनस बी। तो यहां पर पहले LHS में लगाओ वो फॉर्मूला, तो S2P प्लस S1P ब्रैकेट क्लोज। अब S2P माइनस S1P बराबर y प्लस d/2 प्लस y माइनस d/2, हो गया a प्लस बी। अब a माइनस बी, a कौन है, y प्लस d/2 का होल स्क्वायर, ये a हो गया, a स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब y माइनस d/2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट y प्लस d/2
माइनस, देखो माइनस लगाते ही चिन्ह बदल गए ना इनके, ए माइनस बी चिन्ह बदल गए, तो ए प्लस बी हुआ ये, और ये हुआ ए माइनस बी। तो देखिए क्या मिलेगा, S2P प्लस S1P गुणा S2C, आपने अपने डायग्राम में C दिखाया है, C, S2C पथों का अंतर, S2P माइनस S1P को मैंने लिख दिया S2C, है ना, पथों का अंतर, लंबाइयों का अंतर, चित्र देख के पता लगता है S2P क्या है, S2 से P तक की दूरी, और जैसे यहाँ लंब डाल दिया इधर, इसका मतलब S1 से P की दूरी और C से P की दूरी बराबर है, तो बची क्या, पथों का अंतर। यहां पर क्या करूं, 2y लिख दूं क्या, छुट्टी, ये कह रहे डी आएगा, है ना, हाँ उस वाले ब्रैकेट में क्या आएगा, ये लो ब्रैकेट लगा देता हूं क्योंकि इसमें y कट रहा है, तो आधा प्लस आधा a, बिल्कुल ठीक है। अब y बराबर आप लिख दें सभी, y बराबर S2P प्लस S1P ब्रैकेट में, और अब S2C बटा 2D, समीकरण 3। तो ये आधा काम हो गया हमारा, हमने डायग्राम बनाया, डायग्राम के बाद 4-5 लाइन लिखी, और वो सरल लाइन नहीं थी, वो सरल लाइनें भी एग्जाम में याद नहीं आती है, ठंडा दिमाग रखते ना, बड़ा कॉन्फिडेंस से चित्र देखकर बच्चा आराम से लिख दे, घर पे हंसते खेलते तो सब कर देते हैं, एग्जाम में प्रेशर में आ जाते हैं। तो इसके लिए आपको ज्यादा रिवीजन करने के लिए कहते हैं, जितना ज्यादा रिवीजन होता है तो हम टेंशन में भी कुछ ना कुछ लिख ही देते हैं, क्योंकि बड़ी प्रैक्टिस पक्का याद होता है तो टेंशन में भी लिख देते हैं, हाथ चली जाता है, और जो कच्चा पक्का होता है वो तो पक्का याद नहीं आता। समीकरण 3, हाँ भाई, अब महत्वपूर्ण बात बताता हूं, जब यंग ने अपना द्विस्लिट प्रयोग किया था, तब डी जो लिया था ना, स्मॉल डी वो किस कोटि का लिया था, 10⁻³ मीटर कोटि का, इसको कहते हैं मिलीमीटर कोटि। जानते हैं 1 मिलीमीटर क्या होता है, तो मिलीमीटर कोटि का लिया था, मतलब बहुत बहुत निकट होते हैं दोनों छिद्र, ठीक है। और जो कैपिटल डी लिया था वो लिया था मीटर कोटि का, 1000 गुना ज्यादा। ये डी का मान जो यहाँ हम कहते हैं ना, ये डी 1 मीटर हो सकता है, 1.5 मीटर हो सकता है, 2 मीटर हो सकता है, इतना होता है, और ये होता है 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 1.5 मिलीमीटर, ऐसा होता है, 1000 गुना बड़ा होता है डी। और दूसरी बात, जो फ्रिंजें निर्मित होती है पर्दे पर, वो बस आपको रेखाएं दिखती है कि एक चमकीली रेखा है, फिर उसके बाद काली रेखा है। रेखा क्यों दिखती है, क्योंकि फ्रिंजों की चौड़ाइयां बहुत बहुत कम होती है तो रेखाएं दिखती है हमें पतली पतली। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको चमकीली और काली रेखाएं दिखने लग जाती है। तो पी बिंदु बहुत दूर दिखाया हमने डायग्राम में, होता यहीं आसपास ही है पी बिंदु, बहुत निकट होता है केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, कारण जो ज़ेब्रा लाइन दिखती है वो बहुत पास होती है, बहुत पतली रेखाएं होती है। कुल मिलाकर अगर प्रैक्टिकल डायग्राम दिखाएं, ये तो हमने डेरिवेशन करने के लिए बड़े बड़े त्रिभुज दिखने चाहिए हमको, उसलिए पी बिंदु को बहुत ऊपर दिखा दिया, पर्दे और स्लिट के बीच की दूरी कम दिखाई, S1 S2 के बीच की दूरी बहुत दिखा दी हमने, ताकि हमें चित्र दिखे। और किताब में भी यही करते हैं। प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली कुछ ऐसा होता है, ये है एक स्लिटों का तल, स्लिटों के तल के यहाँ पर ये होता है रेखा छिद्र, एक रेखा छिद्र दूसरा रेखा छिद्र, बहुत पास होते हैं, मैं एरो से दिखा देता हूँ, एक रेखा छिद्र दूसरा रेखा छिद्र। और थोड़ा दूर होता है पर्दा, पर्दे का केंद्रीय बिंदु, मान लो ये है पर्दे का केंद्रीय बिंदु, तो पर्दे के केंद्रीय बिंदु से इस P बिंदु की दूरी थोड़ी सी होती है, तो S1 से P की दूरी और S2 से P की दूरी लगभग कैसी होती है, बराबर होती है, मिलीमीटर कोटि का अंतर होता है। तो S1 और S2 से S1P S2P लगभग बराबर होते हैं, और ये लगभग किसके बराबर होते हैं,
डी के बराबर होते हैं। चित्र प्रैक्टिकल डायग्राम देखो तो पता लगता है कि S1 से मतलब स्लिटों के तल से पर्दा कितनी दूरी पर है, डी दूरी पर। कारण आपको सोचना पड़ेगा 1000 गुना ज्यादा है डी, और स्मॉल डी की बात करें या फ्रिंज चौड़ाई की बात करें ये मिलीमीटर कोटि की होती है, और पी बिंदु ओ बिंदु के बहुत निकट होता है, बहुत निकट, जैसे 5 मिलीमीटर 6 मिलीमीटर इतना निकट होता है। तब S1P S2P लगभग बराबर क्या हो जाते हैं, डी के। तो याद रह जाएगा ये प्रैक्टिकल डायग्राम, वास्तविक डायग्राम। ओके, अब लिखिए समीकरण 3 के बाद। लिखिए, चूंकि सिंबल जानते हैं आप चूंकि का, देखिए समीकरण 3 के नीचे चूंकि S1P लगभग बराबर S2P लगभग बराबर D होता है, ये होता है शब्द देखकर आपको याद आ जाए कि जो हमने चित्र बनाया है ये तो बस बनाने के लिए बनाया है, क्योंकि सालों से यही बनाते आ रहे हैं सभी। वास्तव में क्या होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, इसलिए ऐसा होता है। ये काल्पनिक बात नहीं है, वास्तव में ऐसा होता है। तब समीकरण 3 से तो 60% काम हमारा होने वाला है। तब समीकरण 3 से y बराबर d प्लस डी S2C अपॉन 2D, तो y बराबर S2C d अपॉन d, इक्वेशन 4। ये जो d प्लस डी 2D हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं। क्या हो गया टाइम, वो समीकरण 4, ठीक है। तो मिटा के वापस लिखूं आप कह रहे हो, तो क्या बताऊं? नहीं, आप मुझे ये बता दो ये कैसे है। अच्छा ऐसे, फिर तो मेरा काम आसान है। ये लो, d प्लस डी कितना होगा, 2D होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप d आगे भी लिख सकते हो, और गुणा में हम क्रम बदल भी सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसी चीजें समझाने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरे ख्याल से वो डी का क्रम बदलने से हो सकता है कंफ्यूज होगा, बाकी तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हाँ भाई, अब ये पूरा नहीं हुआ, आप खुश हो रहे हो बहुत, अभी तो इक्वेशन 4 आया है। हमें क्या करना है, ये देखो दूरी निकालनी है। हमें क्या करना है, फ्रिंज चौड़ाई निकालनी। हाँ, फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र निकालना है। तो अब ये जो समीकरण 4 है ना, इसका महत्वपूर्ण रोल होगा। तो आपको मैं एडवाइस देता हूँ, समीकरण 4 तक की प्रैक्टिस तो कर ही लेना पक्की, फिर आगे का काम आपको आसान लगेगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं आई होप कल 4:30 बजे तक, और ठीक है ना, थैंक यू।